90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्त से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 90 दिनों में सूबों में इंतखाबात 90 रोज में होना चाहिए। असम्बली की तहलील के 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दोनों सूबों में 90 रोज में होने हैं। असम्बली के तहलील के 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तें मंजूर। दोनों सूबों में इंतखाबात 90 रोज असम्बली तहलील होने के 90 रोज में इंतखाबात। कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट में मजीद कहा गया कि पंजाब असम्बली 14 KPK की असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई। विफाकी हुकूमत समेत तमाम कमीशन की मुआवनत करेंगे। 90 रोज में इंतखाबात से मुतालिक दरखास्तें मंजूर कर दी गई हैं। ये फैसला 3-2 से सुनाया गया है। ये जो बेंच है उसको नोटिस है 9 रुकनी बेंच पर बनाया गया था, जिसमें से 4 जो चीफ जस्टिस हैं उनमें से 2 ने एतराज उठाए और 2 ने खुद को इस बेंच से अलग किया और 5 रुकनी बेंच ने इसका फैसला सुनाया है। और ये फैसला 3-2 की मुनासबत से आया है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि KP और पंजाब के अंदर 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने चाहिए और होने चाहिए। दोनों सूबों में इंतखाबात 90 रोज में होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में मजीद कहा गया कि असम्बली तहलील होने के 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। पंजाब असम्बली 14 KPK की असम्बली 18 जनवरी को तहलील हुई थी। विफाकी हुकूमत समेत तमाम स्टेक होल्डर्स इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतालिक इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है। आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद कहा कि इंतखाबात दोनों सूबों में 90 रोज में ही होने हैं। पंजाब असम्बली गवर्नर के दस्तखत न होने पर 48 घंटे में खुद तहलील हुई। सदर की जानिब से दी गई तारीख पंजाब पर लागू होगी। अगर गवर्नर असम्बली तहलील करे तो तारीख का ऐलान भी खुद कर सकता है। अहम फैसले के हवाले से बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है। आज से 5 रोज कबल इस पर जो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के केस में चीफ जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से आज खुद नोटिस लेने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दरखास्त भेजी गई, जिस पर इस पर आज खुद नोटिस लिया गया और उसमें 2 जजेस ने एतराज उठाया और उसके बाद 2 जजेस ने खुद को इस बेंच से अलग किया और 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की जानिब से बनाया गया था और उसके बाद इसका आज फैसला आया है और यह फैसला 3-2 से आया। मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर सिटी 41 जफर डोगर साहब। सर बताइएगा, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है, किस तरह इसको देखते हैं? जी, असेंबलियों की तहलील के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 5 रुकनी फुल बेंच ने दिया है। ये बेंच जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर इख्तियार बंदयाल की सरबराही में काम कर रहा था और इस बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला दिया है। और इस फैसले के जो बुनियादी नुकात हैं उनके मुताबिक मुल्क में इसके जो 2 सूबे हैं पंजाब और KPK, इनमें जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं तो उसके बाद आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराना लाजिम है। ये आइनी तकाजा जो है इसे एंडोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कहा है कि दोनों सूबों में 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराए जाएं। जिस दिन से असम्बली तहलील हुई पंजाब और KPK, उसी दिन से 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना लाजिम है। और इस हवाले से पंजाब और KPK असम्बलियों की तहलील में जो फ़र्क था, पंजाब के गवर्नर ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं किए थे और 48 घंटे के अंदर अंदर वो असम्बली आज खुद तहलील हो गई थी। तो इस बिना पर यहाँ का मामला ये था कि सदर मुल्कत ने तारीख दी कि यहाँ 9 अप्रैल को इलेक्शन कराए जाएं, जबकि KPK असम्बली के गवर्नर ने फौरी तौर पर दस्तखत कर दिए थे और वो असम्बली तहलील हो गई। जब दस्तखत खुद करे गवर्नर असम्बली तोड़ने की समरी पर, खुद जब वो उसको तोड़े तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की डेट वो खुद देता है। जब वो खुद दस्तखत नहीं करता खुद असम्बली तोड़ने की समरी पर, तो फिर सदर मुल्कत जो है वो दस्तखत जो उन्होंने डेट दी है उसके मुताबिक वो इलेक्शन होंगे का फैसला है। तो पंजाब और KPK में 90 रोज़ के अंदर फौरी तौर पर इलेक्शन कराने और कौन से 90 दिन कब से शुरू होंगे, ये 14 जनवरी को पंजाब असम्बली तहलील हुई थी और 18 जनवरी को KPK असम्बली तहलील हुई। तो उन तारीख से 90 दिन जो बनेंगे उसके अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजम करार दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने।
इस फैसले से इख्तलाफ किया दो फाजिल जज साहबान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदुखेल ने। उनका ये कहना था कि ये अज खुद नोटिस जो लिया गया है ये अज खुद नोटिस बनता ही नहीं था, और ये जो असेंबलियां तहलील हुई हैं उनके हवाले से उनका ये कहना था कि ये अज खुद नोटिस नहीं बनता, और ये भी देखना पड़ेगा कि जो असेंबलियां तहलील हुई उनकी क्या वो आज खुद अपनी मर्जी से जो तहलील हुई थी, जो आज़ादाना बिल से तहलील हुई, ये दौरान समाअत उन्होंने नोट्स अपना इस पे अपने ऑब्जर्वेशन दी थी फाजिल जज साहबान ने, और आज के जो तहरीरी फैसला है इसमें उन्होंने ये कहा कि ये आज खुद नोटिस बनता ही नहीं, इसलिए ये दरख्वास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। जबकि 3 फाजिल जज साहबान ने इनको काबिल समाअत भी करार दिया और उनको मंजूर भी कर लिया, और 90 दिन के अंदर अंदर मुल्क में खास तौर पे ये 2 सूबे जहां असेंबलियां तहलील की गई उनमें फौरी तौर पर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना लाजम करार दिया। और इस हवाले से इस वक्त जो है जो PTI है वो अपनी इसको फतह करार दे रही है, जबकि PDM की जमातें और गवर्नमेंट वो इस पर किस तरह रिएक्ट करती हैं, अभी उनका रिएक्शन आना बाकी है। दौराने समाअत ये हुआ था कि 4 जज साहबान बेंच से अलग हो गए थे, 2 ने खुद को अलग कर लिया था और 2 को चीफ जस्टिस साहब ने अलग कर दिया था। मैं 4 जज अलग हुए जब, तो उसमें ये उसके बाद 5 रुकनी बेंच बचा। पहले बहुत सारे एतराज़ात हो रहे थे कि इस पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, फुल कोर्ट तश्कील दी जाए, लेकिन 5 रुकनी बेंच पर ही इत्तफाक किया गया और उसका आज फैसला उसने सुना दिया। 3-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया। इस फैसले के बड़े दूररस नताइज मुरतब होंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ज़हनी तौर पर इलेक्शन कराने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही, और जो इलेक्शन की तारीख है वो 9 अप्रैल है। 9 अप्रैल को अलबत्ता ये रिलैक्सेशन दी है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि अगर किसी वजह से 9 अप्रैल को इलेक्शन कराना पंजाब में मुमकिन ना हो तो इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर की मशावरत से इसमें रद्द-बदल कर सकता है। तो ये पंजाब में सदर का जो फैसला है, सदर ने जो तारीख दी है वो अप्लाई होगी, जबकि KPK के गवर्नर जो है आज खुद वो तारीख का ऐलान करेंगे। लेकिन साथ सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि 90 रोज़ के अंदर अंदर बहरहाल इलेक्शन होना है, और आज के दिन का ये सबसे बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी मेंटली कोई भी तैयार नहीं था। 9 अप्रैल को रमज़ान अल मुबारक होंगे, और रमज़ान में कभी इलेक्शन नहीं देखे गए, ना तो कैंपेन चलती है ना इलेक्शन का माहौल होता है। इसलिए ये तवक्को की जा सकती है कि जो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में रिलैक्सेशन दी है कि अगर किसी वजह से 9 अप्रैल को इलेक्शन कराना मुमकिन ना हो पंजाब में, तो आगे पीछे किया जा सकता, तारीख बदली जा सकती है। तो इसका फ़ायदा उठाते हो सकता है कि इससे आगे चले जाए, लेकिन अभी गवर्नमेंट का रिएक्शन इस पर आना बाकी है। अभी तो ये फैसला आया है, 3-2 की अक्सरियत से फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है कि पंजाब और KPK में 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जाएं। पंजाब और KPK के अंदर 90 रोज में इलेक्शन करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से बड़ा फैसला सुना दिया है, जिस पर एडिटर CT1 जफर डोगर साहब हमें तफसीली बता रहे थे इसके क्या दूरस जो हैं इसके नुकसान होंगे, फवायद होंगे, PDM के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है और PTI के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है, इस हवाले से वो तफसीली बता रहे थे। और आपको बताते चले कि ये 5 रोज़ कबल इस पर आज को नोटिस लिया गया जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और इस पर एक बड़ा बेंच बनाया गया जिसमें 9 जज साहिबान थे, और जिसमें से 2 ने खुद को इस बेंच से अलग किया, और 2 पर PDM जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद है, उसकी जानिब से एतराज़ उठाया गया था, जिनमें जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे, और उन्होंने भी खुद को एतराज़ उठाए जाने के बाद इस बेंच से अलग कर लिया था। और फिर चीफ जस्टिस की जानिब से 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाया गया, जिसमें से ये 3-2 से आया कि ये पंजाब और KPK के अंदर 90 रोज में इंतखाब करवाए जाएं। न्यूज़ अपडेट आपने मुलाहिजा की, और आपको बताएं इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपये 50 पैसे इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपये 50 पैसे से बढ़कर 265 रुपये का हो गया है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार है। कुछ दिन डॉलर जो है वो नीचे आया, लेकिन आज खबर ये है कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपये
50 पैसे का इजाफा देखा गया है। इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 265 रुपए का हो गया है और इंटरबैंक में डॉलर की कदर में फिर इजाफा होने लगा है। मुजमुई पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र जो डॉलर है उसकी उड़ान जो है वो बरकरार है और जो सरमायादार हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए 50 पैसे इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 265 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 रुपए 50 पैसे का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 261 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 265 रुपए का हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में फिर इजाफा हो गया है और इस वक्त डॉलर जो है उसकी कदर में मजीद इजाफा हुआ है। जंग में सरकारी और फर्टिलाइजर एसोसिएशन के मामलात हल ना हो सके, फर्टिलाइजर्स डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी है। खाद की तरसील बुरी तरह मुतासिर है। जंग में सरकार और फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन के मामलात हल ना हो सके, फर्टिलाइजर्स डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल जारी है। खाद की तरसील बुरी तरह मुतासिर है। इसी पर बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, आखिर ये मामला हल क्यों नहीं हो रहा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक हफ्ते का वक्त गुजर गया है। सरकार और फर्टिलाइज़र डीलर एसोसिएशन के दरमियान जो है वो मामलात तय नहीं पा रहे हैं। फर्टिलाइज़र डीलर एसोसिएशन की जानिब से एक हफ्ते से जो है वो हड़ताल का अमल जारी है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया हो, डिप्टी कमिश्नर हो या दीगर मुतल्लिका जो इदारे हैं उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई लाहे अमल नहीं तय किया गया, ना ही इनसे जो है वो कोई मुलाकात की गई है। इसके बरक्स अगर बात की जाए किसानों की, तो किसानों को जो है वो खाद ना मिलने से शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि नई फसल के जो काश्त है उसका वक्त भी शुरू हो रहा है और इसी के साथ जो है वो दीगर मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए इन तमाम तरह होलसेल पॉइंट्स पर जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं वो भी खासा परेशान हैं, क्योंकि डीलर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है, तो उनके घरों के जो चूल्हे हैं वो भी ठंडे पड़ रहे हैं। मेरे साथ बिलाल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आखिर नहीं हो रहा, जिले इंतजामिया आपकी बात नहीं मान रही या आपके मुतालबात जो है वो जिले इंतजामिया के पास जो है वो गए नहीं है अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें 7वां रोज़ है हड़ताल किए हुए। हमें ज़ुबानी तौर पे अहकामात दिए गए कि आपने सुपरवाइजरी सेल करवानी है, जिसमें कुछ 4 महकमे हमें बताए गए कि आपके निगरान होंगे, लेकिन हमें इन रिटर्न कुछ नहीं दिया गया। हम उनसे चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएँ, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो सुने जाएँ और उनको हल किया जाए। हम पे महकमा मौसमियात वाले, वेटरनरी डॉक्टर और उससे अलावा अपना महकमा खुराक के अफसर और महकमा रेवन्यू के अफसर और इससे अलावा महकमा ज़राअत, यानी कि 6-7 महकमे हम पे इन्होंने मुसल्लत तो कर दिए, लेकिन हमें इन रिटर्न कोई कागजी कार्रवाई नहीं की कि भी ये कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या चेक करेगा। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर नहीं करवाए गए, ना हमारे DC साहब की तरफ से, ना AC साहब की तरफ से। अब हमारे साथ साथ कम अज़ कम इस वक्त 1000 ख़ानदान हमारी कल्ला मंडी के जो लेबर के हैं, जो बेचारे लोडर वाले मजदूर, उनके भी चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। 1000 आदमी लेबर के मौजूद हैं, तो 1000 ख़ानदानों के साथ वाबस्ता हैं। हमारे कारोबार बंद हैं। हम एक कारोबारी तबका है, गवर्नमेंट को करोड़ों में टैक्स भी पे करते हैं, टैक्स पेयर हैं, सब कुछ हमारा ऑन द रिकॉर्ड है चीज़ें। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे कामे वाला इस चीज़ का नोटिस दें, इन मामलात को हल करने की जरूरत हो जाए। खासतौर पर अगर देखा जाए किसानों को मुश्किलात का सामना है, तो वहीं पर जो आपके पास लेबर वर्कर है उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस टाइम आप हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा करेंगे कि वो आपके जो ये मुज़ाकरात हैं वो करवाएं, जो आपके मामलात हैं वो तय करवाएं? जी, हम अपने वज़ीर आला पंजाब साहब से और चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब से गुजारिश करेंगे कि हमें सुना जाए। हमें सुनने को ही तैयार नहीं है, हमारे DC साहब भी सुनने को तैयार नहीं है, AC साहब भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये मामला तो जब बैठेंगे तो कुछ हमें समझाएं, कुछ हमसे समझे भी मामला हैं क्या। कारोबारी लोगों को हमेशा तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, बैठ के मेज़ पर हल होते हैं, तो हमें सुना जाए। इनकी जानिब से जो है वो डिप्टी कमिश्नर से शिकवा किया गया है कि अब तक उनकी जानिब से किसी किस्म की ऑफर नहीं की गई। इनको जो है वो ना ही इनके मुतालबात सुने गए हैं और ना ही इनके जो मुतालबात थे उन पर कोई लाए अमल तय किया गया है। मेरे साथ कुछ और डीलर भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर खास तौर पर बताइएगा, महंगाई का दौर है, आप लोगों की स्ट्राइक चल रही है और जो आपके पास वर्कर हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए किसानों की, तो वो भी खासे मुश्किल में है। खासतौर पर जो
زمینیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں اور اپنا کاروبار کرتے ہیں. آپ کی جانب سے اگر اسی طرح اسٹرائک کا عمل جاری رہا تو ان کی جو کاشت ہے وہ متاثر ہوگی اور اس طرح انہیں بھی لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا. کیا کہیں گے اس پر حکام بالا کو؟ ہم تو بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں ڈی سی او صاحب سے، اے سی صاحب سے، حکومت پنجاب سے کہ ہماری بات سنی جائے اور فوری طور پر حل کی جائے. مذاکرات ہمیشہ ہوتے ہیں، کچھ لو کچھ دو. اگر ہمارے جائز مطالبات ہیں تو انہیں حل کیا. ہمارے ساتھ مزدور بھی ہیں جو خاصے پریشان ہیں، ہمارے ساتھ کسان بھائی جو ہمارے ریڑھ کی ہڈی ہیں. ہم تو یہ بالکل نہیں چاہتے کہ یار سارے پریشان ہوں، لیکن پریشانی کا باعث بن گئے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور جو مناسب حل ہے، جو بہتر حل ہے سب کے لیے وہ نکالیں، اور تاکہ سٹرائی ختم ہو اور لوگوں کو کھاد بھی ملے اور جو مزدور تک باعث مزدوری بھی ملے. جی بالکل، ان کی جانب سے حکام بالا سے درخواست کی گئی ہے کہ ان کے مطالبات کو سنا جائے، خاص طور پر جو ان پر دیگر محکموں کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس کی پالیسی. بہت شکریہ وسیم عزیز، آپ اس حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے وہاں پر کیا صورتحال ہے، ڈیلرز کا کیا مطالبات ہیں اور کیا تحفظات ہیں. امپورٹ پر غیر اعلانیہ پابندی صنعت کاروں پر بھاری پڑنے لگی. امپورٹ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کے لیے معاون ہوتی ہے. صدر چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز میاں ظفر اقبال نے کہا ہے کہ امپورٹ بند ہونے سے چھوٹی فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں. ان کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں فضیل احمد سے. فضیل بتائیے گا انہوں نے مزید کیا کہا ہے. بالکل، حکومت کی جانب سے امپورٹ پر پابندی کے بعد فیصل آباد کی جو اسمال انڈسٹری ہے اس کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اور جو امپورٹرز ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو امپورٹ ہے وہ پاکستان کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. را مٹیریلز جو باہر کے ممالک سے امپورٹ کیے جاتے ہیں، جو بند ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. فیصل آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری کے صدر میاں ظفر اقبال میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جی میاں صاحب بتائیے گا کہ امپورٹ جو کی جاتی تھی وہ ایٹ دی اینڈ ایکسپورٹ میں استعمال ہوتی تھی، اور یہ امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے کیا انڈسٹری پر اثرات ہیں، اور آئندہ اگر امپورٹ نہیں کھلتی تو کیا دیکھتے ہیں؟ شکریہ سٹی 41 اینڈ 24 چینل. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ اس وقت امپورٹ جو ہے اس کے اوپر غیر اعلانیہ بندش لگا رکھی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور شیڈول بینکوں نے، تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ نہ تو ایل سی ایٹ سائٹ کھولی جا رہی ہیں اور نہ ہی ڈلیوری اگینسٹ پیمنٹ جو حاضر میں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 365 دن کے اوپر آپ ڈی اے پہ ڈاکومنٹ منگوا لیں تو اس کے اوپر آپ کریں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اس وقت جو چھوٹی انڈسٹری ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو را مٹیریل ہوتے ہیں ایک حد تک وہ اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے جو یونٹس ہیں وہ زیادہ تر بند ہونا شروع ہو گئے، چونکہ یہ ایسی انڈسٹری ہے جو ہمارے فیصل آباد خاص کر اور پاکستان بھر کی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو مختلف بہت شکریہ فضل. آگے بڑی بات کریں، دکانیں جلدی بند کرنے سے بجلی کی بچت کا تاثر غلط ہے. فیصل آباد کے تاجر کہتے ہیں رمضان میں 30 سے 40% سیل بڑھ جاتی ہے. لوگ رات 7 سے 8 بجے کے بعد دکانوں کا رخ کرتے ہیں، لہٰذا اس اعلان پر عمل درآمد نہ کیا جائے. مزید جانتے ہیں شیراز بٹ سے. شیراز بتائیے گا دکانداروں نے مزید کیا کہا ہے. بجے تک دکانیں بند کر دینے کے حکومتی اعلان، حکومتی تجویز اور ہدایات پر اس وقت فیصل آباد کے تاجر برادری کی جانب سے بھی موقف سامنے آیا ہے. پنجاب بھر میں اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس پر تاجر جو ہیں وہ سیکھتا دکھائی دے رہے ہیں. تاجروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے ماہ رمضان ہے اور رمضان کے مہینے میں 7-8 بجے ہی لوگ اپنے گھروں سے باہر شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں، اور یہ ایک مہینہ ہوتا ہے جو کہ سیزن ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کمانے کا جو کہ چھوٹے دکاندار ہیں. تو تاجروں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ یہ اعلان اور یہ ہدایت جو ہے فوری طور پر واپس کی جائے، اس کو ریورس کیا جائے. یہ قطعاً کاروباری حضرات کے فیور میں فیصلہ نہیں ہوگا. رانا عبدالغفور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. رانا صاحب بتائیے گا تاجر برادری کیا کہتی ہے 8 بجے دکانیں بند کر دینے کے فیصلے پر؟ جی بٹ صاحب، یہ سال میں ایک مذہبی تہوار کا مہینہ آتا ہے، پورے سال کا یہ ہمارا سیزن ہوتا ہے. پچھلے سال انہوں نے یہی ہمارا سیزن خراب کر دیا تھا کووڈ کے نام پہ. باقی ساری چیزیں چلتے رہی، انہوں نے دکانیں بند کروا دیں کووڈ کا کہہ کے، اور وہ لوگوں کا ابھی تک نقصان پورا نہیں ہو رہا. اب انہوں نے کفایت شعاری کے نام پہ لوگوں کی دکانیں بند کرانے کا جو تہیہ کر رکھا ہے یہ انتہائی ظالمانہ ہے.
असल बात यह है कफाशरी ये खुद करें। ये कहते हैं जी कि अब पार्लियामेंटेरियन जितने भी हो कफाशरी करेंगे, अगले दिन 50-50 गाड़ियों का स्क्वाड जा रहा होता है, वो कफाशरी कहाँ है? करोड़ों रुपए इनकी सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं, हर चीज पे ये खर्चा कर रहे हैं, कफाशरी इसी गरीब अवाम से लेनी है इन्होंने। बहुत शुक्रिया शिराज भट्ट, आप इस हवाले से बता रहे थे। जीरो रेड इंडस्ट्री को जिसका खतरा था वो हो गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सस्ती बिजली के निर्ख वापस ले लिए गए हैं। 1 मार्च से बिजली के निर्ख इंडस्ट्री को भी बाकियों जैसे लागू होंगे। आपको यहाँ पर बता रहे हैं जीरो रेड इंडस्ट्री को जिसका खतरा था वही हुआ। वफाकी हुकूमत की जानिब से सस्ती बिजली के निर्ख वापस ले लिए गए हैं। 1 मार्च से बिजली के निर्ख इंडस्ट्री को भी बाकियों जैसे लागू होंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, कहिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से टेक्सटाइल और जीरो रेड इंडस्ट्री जो है उसका इमदादी सब्सिडी टैरिफ कह लें, इमदादी टैरिफ कह लें, 19.99 वाला ख़त्म कर दिया गया है। अब बिजली रूटीन के जितने भी नर्ख हैं उनके ऊपर इनको पड़ेगी, जिसके खिलाफ बैनर्स जो हैं वो पूरे शहर फैसलाबाद में पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर एसोसिएशन और ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्जरी एसोसिएशन की तरफ से अवीज़ा किए गए। एहतजाज अपना किया जा रहा है बैनर्स के थ्रू, जिसको लाहेमल को आगे लेकर चला जाएगा। ज़ियाल हमदा साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन PHM में भी हैं, साबिक सदर चैम्बर भी हैं। शाह जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर के हुकूमत की जानिब से टैरिफ वापस ले लिया गया है जो कि 1 साल के लिए वादा किया गया था? सर ये देखें, हम बार बार ये कहते हैं कि 1.2 बिलियन की इन्होंने इमदाद लेनी है और इन्होंने अपनी गलत पॉलिसियों की वजह से हर महीने 17% एक्सपोर्ट को गिरा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। फॉरेन रिमिटेंस को गिरा रहे हैं, एक्सपोर्ट को कम कर रहे हैं, सिर्फ $1.2 बिलियन की इमदाद लेने के लिए वर्ल्ड बैंक से। और उन्होंने कहा है कि आप जो है ना इंडस्ट्री को कोई नया टैरिफ दे दें। ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये कोई सब्सिडी नहीं थी, ये हमारी इंडस्ट्री में चोरी नहीं होती, ये एक्चुअल टैरिफ था जो हम पे कर रहे थे और डॉलर में टैरिफ था। जैसे डॉलर ऊपर जाता था हमारा टैरिफ बढ़ जाता था, लेकिन अब इन्होंने हमें उसके साथ डिटैच कर दिया है और नॉर्मल रेट लगाए हैं। जब नॉर्मल रेट लगाएंगे तो उसके बाद होगा क्या? पहले जो एक्सपोर्ट कम हो रही है वो मज़ीद कम हो जाएगी, पहले जो इंडस्ट्री चल रही है वो मज़ीद बंद हो जाएगी, पहले जो मजदूर बेरोजगारी हो रही है वो और बढ़ेगी, मुल्क में अफरा तफरी बढ़ेगी। यही इनका एजेंडा है। इसलिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त खड़ी है अपने राइट के लिए, मजदूर के राइट के लिए, इस अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए। और हमने तो कहीं भाग के नहीं जाना, हमने यहीं पे इंडस्ट्री चलानी है। हम ये कोई दरख्त। बहुत शुक्रिया बिलाल। इदारों से 1.5 अरब रुपए बिजली के बिलों की वसूली का मामला है। शहर के 11 सरकारी इदारों ने फेस्को से 5 मार्च का वक्त मांग लिया है। फेस्को ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, वासा और रेलवे के कनेक्शन सख्त शराइत पर बहाल कर दिए हैं। मज़ीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर में 11 सरकारी अदारों की जानिब से बिजली के बिलों की आदम अदायगियों का मामला, इसी हवाले से सरकारी अदारों और फेस्को के दरमियान जो है वो फिलहाल जो है वो महादा तय पा गया है। 5 मार्च तक का जो है वो फेस्को की जानिब से तमाम तर डिफ़ाल्टर सरकारी इदारों को वक्त दिया गया है और 5 मार्च तक दोबारा से वासा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और महकमा रेलवे के जो कनेक्शंस हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। फैसलाबाद शहर के 11 सरकारी इदारों की जानिब से फेस्को को 1.5 अरब रुपए से ज़ायद के बिजली के बिल अदा नहीं किए गए और इसके साथ साथ वासा की जानिब से 1 अरब रुपए से ज़ायद के बिजली के बिल फेस्को को अदा नहीं किए गए। अरबों रुपए की अदम अदायगियों पर फेस्को की जानिब से ये फैसला किया गया कि फैसलाबाद शहर भर में आज जो सरकारी अदारे डिफाल्टर्स हैं उनके मेन दफातर के कनेक्शन जो है। बहुत शुक्रिया अवैस। जनरल इलेक्शन 2023 के लिए फैसलाबाद में तजवीज़ करदा पोलिंग स्टेशन की तामीर और मरम्मत का फैसला। महकमे सेहत ने पोलिंग स्टेशन के लिए इस्तेमाल 9 BHU की फहरिस्त महकमे बिल्डिंग्स फैसलाबाद को भिजवा दी है। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। इमरान, कहिएगा। जी बिल्कुल, जनरल इलेक्शन 2023 के लिए तजवीज़ करदा पोलिंग स्टेशनों की तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। महकमा सेहत की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 9 BHU की लिस्ट भिजवा दी गई है और महकमा सेहत की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को आगाही दी गई है कि 9 BHU को जनरल इलेक्शन 2013 के लिए बतौर पोलिंग स्टेशन का इस्तेमाल किया जाना है और 9 BHUs में जो है वो मुख्तलिफ चकूक में BHUs हैं जिसकी तमीर और मरम्मत का फैसला किया गया है। महकमा सेहत की जानब से महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मरासले में इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द जो है वो BHUs का विजिट किया जाए और उसका जो तखमीना लागत है वो महकमा सेहत को इरसाल किया जाए
اور یہ جو BHUs ہیں یہ 2023 کے پولنگ سٹیشن کے لیے استعمال ہونے ہیں، جن میں چک نمبر 146، چک نمبر 547، چک نمبر 84 اور اس کے ساتھ ساتھ چک نمبر 228، چک نمبر 377 اور چک نمبر 83 اور چک نمبر 286 BHUs کو جنرل الیکشن 2000۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور بات کریں، جنگ میں پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی نے عمارت کو پہلا نمبر لگا کر مردم شماری کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں بیورو چیف جنگ محمد رمضان مرزا سے۔ جی رمضان، بتائیے گا اس حوالے سے۔ ڈویژن بھر کی طرح جھنگ ضلع کے اندر بھی جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر جھنگ عبداللہ خرم نیازی کی جانب سے جو ڈیجیٹل مردم شماری ہے اس کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر جو متعلقہ ٹیمیں ہیں وہ بھی ہمراہ ہیں، اسسٹنٹ کمشنر سٹی بھی ہمراہ ہے، ہمارے ساتھ موجود بھی، ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کتنے دن یہ مردم شماری جو ہے وہ جاری رہے گی اور کس کس قسم کی معلومات جو ہے وہ اس ڈیجیٹل مردم شماری میں اکٹھی کی جائے گی؟ میں بتاتا ہوں، تقریباً 2360 جو ہے ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے 2360 بلاکس کا جو کام ہوگا پورے ڈسٹرکٹ میں، اور ایک بلاک جو ہے 16 دن میں کمپلیٹ کرنا ہے، اور 16 دن کے بعد جو ہے اگلے 16 دن جو ہے وہ دو اگلا بلاک سٹارٹ ہو جائے گا۔ اٹ مینس کہ ٹوٹل 4600 پلس جو ہمارے بلاکس ہیں پورے ڈسٹرکٹ جھنگ کے، اور اس کو 32 ڈیز میں کمپلیٹ کرنے ہوں گے، اور ٹیمیں آن ٹوز ہیں۔ بہت شکریہ رمضان۔ آگے بڑھیں اور بات کریں گے چریور میں بھی پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے دروازے پر نمبر لگا کر مردم شماری کا افتتاح کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن سے۔ وقار، بتائیے گا اس حوالے سے ڈیجیٹل مردم شماری پر۔ کی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آج باضابطہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ میں بھی مردم شماری کا آج افتتاح کیا ہے۔ ڈور مارکنگ کر کے انہوں نے ٹیم کے ساتھ آج اس مردم شماری کا آغاز کیا ہے۔ ضلع چنیوٹ میں مردم شماری میں کتنی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، کیا ٹارگٹس ہیں، کس طرح اس کو پورا کیا جائے گا، اسی بارے میں جانتے ہیں۔ سر، آج پاکستان کی تاریخ کی 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز ہو رہا ہے، آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، کس طرح اس کو مکمل کیا جائے گا، کتنی ٹیمیں اس میں حصہ لے رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ اٹس اے واٹر شیڈ ان آر پولیٹیکل ہسٹری کہ جی فرسٹ ٹائم جو ہے ایز اے نیشن ہم ایک ڈیجیٹل سینسس کی طرف جا رہے ہیں، اور ایک مہینے کی ایکٹیویٹی ہے 1 مارچ سے 30 مارچ تک، اور سیکنڈلی ہمارے پورے ڈسٹرکٹ کو جو ہے 1187 بلاکس میں ڈیوائیڈ کی، اور جس کے لیے جو ہے ہمارے پاس 594 انیومریٹرز ہیں جو ڈور ٹو ڈور جائیں گے، اور ان کی سپرویژن کے لیے ہمارے پاس 90 سپروائزری آفیسرز ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے پورے ڈسٹرکٹ کی عوام سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ڈیجیٹلی خود بھی پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ جائیں، یا اپلیکیشن کے تھرو جو ہے اپنی انیومریشن جو ہے یعنی کہ۔ بہت شکریہ۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر ارشاد نے ڈیجیٹل مردم شماری کا افتتاح کیا ہے۔ محکمہ شماریات، محکمہ تعلیم، پولیس، محکمہ صحت، پولیس اور فوجی جوان مہم میں حصہ لیں گے۔ مزید جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے۔ مبشر، آپ کے پاس کیا ڈیٹیل ہے؟ جی بالکل، ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا۔ اس حوالے سے افتتاحی تقریب جو ہے وہ امتیاز گرلز ہائی اسکول میں منعقد ہوئی۔ بتایا جاتا رہا ہے کہ یہ جو مردم شماری ہے 1 مارچ سے 1 اپریل تک جاری رہے گی۔ ڈپٹی کمشنر عدنان ارشاد سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اسرا، بتائیے گا کہ مردم شماری کے حوالے سے بریف کیجیے گا کہ کون کون سے محکمے اس میں شریک ہوں گے اور کس طرح کے سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں؟ اصل میں مین کام تو سینسس ڈویژن کا ہے، اس کے ساتھ ایجوکیشن، ہیلتھ، پولیس اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، اور اب آپ جیسے جانتے ہی ہیں کہ ہمارے فوجی جوان بھی آ چکے ہیں یہاں پہ، اور سیکریٹریٹ یہ اے سی اسسٹنٹ کمشنر سارے مل کر اس جون سے نیشنل کاز کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ آج پہلا دن تھا اور ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کو 30 دن میں ہم مکمل کریں گے، اور بڑے احسن طریقے سے انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اس حوالے سے شہریوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے آپ؟ شہریوں سے میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ کے پاس جو بھی ہمارے سرکاری لوگ آتے ہیں۔ بہت شکریہ مبشر۔ تاندلیہ والا میں 7ویں مردم شماری اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر رانا اورنگزیب نے باقاعدہ طور پر افتتاح کیا ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں گلریز اقبال بھٹی سے۔ گلریز، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تاندلیہ والا میں بھی 7ویں مردم شماری اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آج باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تاندلیہ والا کی جانب سے باقاعدہ افتتاح کیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی وہ بھی ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مردم شماری کا عملہ وہ بھی موجود ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سے بات کرتے، سر بتائیے گا آج پہلی جو ہے وہ ڈیجیٹل مردم شماری کا پہلا روز ہے، کیا کہیں گے، افتتاح کر دیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج ہماری جو 7th سینسز اور پاکستان کی جو فرسٹ ایور جو ڈیجیٹل سینسز ہے اس کا ہم نے انوگریشن کر دی ہے تاندلیا والا میں، اور میں نے خود یہاں پہ 001 مطلب 1 نمبر لگا کے پہلے گھر کا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس میں جو ہم ہاؤسنگ یونٹس ہیں ان کو کاؤنٹ کریں گے اور جو پاپولیشن ہے اس کو کریں گے۔ ہمارے ٹوٹل 279 جو ہیں وہ شمار کنندہ ہیں اور 42 سپروائزرز ہیں، اور اسی طرح ہر سپروائزر کے ساتھ ہم نے ہمارا جو پولیس کی ڈیوٹی ہے وہ بھی ہے، آرمی کا بیک اپ ایز اے سیکنڈ ایئر وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو سارے جو جتنے بھی ادارے ہیں گورنمنٹ کے وہ سارے مل کے اس جو ہے ہمارا ایک نیشنل ڈیوٹی اس کو پورا کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ یہ شمار کنندہ بھی ہیں۔ سمندری میں بھی 7ویں ڈیجیٹل خانہ مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا۔ ادارے شماریات کی ٹیمیں گھر گھر جا کر ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے وقاص جمیل مزید اپڈیٹ کریں ہمیں۔ بالکل جی، ملک بھر کی طرح سمندری میں بھی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور ادارہ شماریات جو ہے اس حوالے سے صبح سے جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور گھر گھر جا کے جو ہے وہ خانہ شماری کا پہلے مرحلے میں جو آغاز کیا گیا، اس کے بعد وہاں مردم شماری کا آغاز کیا جائے گا۔ تو اسی حوالے سے ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کیا ہدایت ہے عوام کے لیے اور کیسے یہ پروسیس جو ہے مکمل کیا جائے گا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ ملک بھر میں پاکستان میں پہلی جو ہے وہ ڈیجیٹل مردم شماری ہے، اوورال یہ 7ویں ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ 1 مارچ سے ہو رہا ہے، اور 1 اپریل تک جو ہے اس کو پروسیس کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا۔ اس میں ایسے ہے کہ تمام جو شمار کنندگان ہیں ان کو بلاک جو ہے وہ دیے گئے ہیں، جن میں وہ جا کر اپنا کام کریں گے۔ پہلے 3 دنوں میں وہ گھر گھر جا کر ہر گھر کا جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ خانہ شماری کریں گے، اور پھر اگلے جو 10 دن ہیں ان میں مردم شماری ہوگی۔ عوام کے لیے یہ پیغام ہے کہ گھر میں ایک ایسا فرد ہونا چاہیے جس کی عمر 10 سال یا اس سے زیادہ، اور وہ گھر کے بارے میں مکمل۔ بہت شکریہ وقاص۔ آگے بڑھیں، بات کریں شورکوٹ میں بھی 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہزاد علی سے۔ جی شہزاد۔ 7ویں جبکہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ آج اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نیاز احمد کے آفس سے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، تو ان کی جو دیگر ٹیم ہے وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے۔ تو اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ نیاز احمد بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کتنے فیز میں اسے مکمل کیا جائے گا، کتنے روز لگیں گے، کتنی ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور سیکورٹی کے کیا انتظامات کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پاکستان کی 7ویں اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز ہم نے آج کر دیا گیا ہے۔ اس کو ہم نے 2 فیزز میں تقسیم کیا ہے۔ ہمارا فرسٹ فیز 16 ڈیز کا ہوگا، اور اس سے اگلا فیز بھی ہمارا 16 ڈیز کا ہوگا۔ ہماری ٹوٹل جو ٹیمز کی تعداد ہے وہ 262 ہیں، جس میں ہمارے 33 سپروائزرز ہیں، اور اس کے علاوہ 229 ہمارے جو ہیں انومیریٹرز جو ہیں وہ کام کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا سیکیورٹی کا انتظامات وہ کمپلیٹ ہے، پولیس ہمارے پاس مکمل